चलिए अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सर फाइनेंशियल एसेट्स का किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, उसका किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, ये IFRS 9 का लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आए कि डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट्स की क्या होती है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। तो अब बोर्ड पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने कुछ चीजों को मेंशन किया है। कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट वेंचर। तो सर कंट्रोल कब आता है? जब आपकी होल्डिंग मोर देन 50% होती है, 50 या 50 से ज्यादा होती है तो आपका क्या आता है? कंट्रोल आता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब आपका 20 से ज्यादा बट अप टू 50, ये वाला केस। अगर आपकी किसी कंपनी में होल्डिंग 20% से ज्यादा बट 50% से कम है तो उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और एक होता है ज्वाइंट वेंचर, जब दो लोग मिलकर कोई वेंचर करते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, ना आपका कंट्रोल है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना ज्वाइंट वेंचर। इसका मतलब अगर नटशेल में कहें कि आपकी होल्डिंग किसी कंपनी में अगर 20% से कम है, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कि आपको यहां पर फेयर वैल्यू पे क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर लाइकली टू बी shares that have been purchased in a company but not enough to give investors significant influence, जिसको क्या एसोसिएशन, कंट्रोल यानी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, इन तीनों के अलावा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इन तीनों के अलावा तो अब इसमें एक ऑप्शन आएगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पॉइंट में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे आने वाले समय में कि सर हम किसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें और किसको हम OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसिडर करें। तो कुछ स्पेसिफिक बातें आपको ध्यान रखनी है। एसेट्स और लायबिलिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट वेयर ट्रांजेक्शन कॉस्ट सच एज ब्रोकर फीस आर एक्सपेंस एंड नॉट कैपिटलाइज। मतलब यहां पर जो भी आपने शेयर्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस मान के चार्ज करना है। कब करना है? जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट मेथड है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा आपको क्या करना है? उसको सीधे P&L में डाल देना, पहली बात। दूसरी बात, subsequent investment is revalued fair value at the each year end with the gain or loss being taken into statement of profit। तो दो बातें सर, जो भी बाय करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे सर, पहला काम। ये बात आप बड़े अक्षर में लिख लेना, आपके पास इसी में कंफ्यूजन होगा आपको। दूसरी बात, हर बैलेंस शीट डेट पर आप इसको रिवैल्यूएट करेंगे। लेट्स से आपने 100 का खरीदा, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, 1000 शेयर खरीदे 100 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया सर? 1 लाख का। अब 1 साल बाद 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई। तो क्योंकि आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो 20,000 है सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना एज पर IFRS 9। अगर आपकी होल्डिंग किसी कंपनी में 20% से कम है तो ईच बैलेंस शीट डेट पर आप उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाइंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट सीधे हम क्या करते हैं? एक्सपेंस कर देते हैं।
हम उसको उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करते। साफ लिखा हुआ ट्रांजैक्शन कॉस्ट सच एज ब्रोकर फीस एंड एक्सपेंसेस नॉट कैपिटलाइज अंडर द एफवीटीएल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर। अगला कॉन्सेप्ट एक और, पूरी थ्योरी के नोट्स को बड़े अच्छे से पढ़िए, वहां पर क्या मेंशन है, कुछ स्पेसिफिक बात यहां पे दोनों में आपको डिफरेंशिएट करनी होगी कि सर हम क्या कर सकते हैं, एक ओसीआई का भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। यहां मैं मेंशन हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान रहे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज एज ए पार्ट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दो सबसे बड़े डिफरेंस, एफवीटीपीएल में एक्सपेंडिचर करते हैं, इधर सीधे उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। और अगेन ईच बैलेंस शीट डेट के ऊपर इसको भी आप फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे। अगेन सर हमने जो एग्जांपल लिया था, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, बैलेंस शीट डेट पर उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000। तो ये जो 20 का आपको गेन हो रहा है, 20K का गेन हो रहा है, इसको आप, ये एक अनरियलाइज गेन है, ये आपने अभी एक्चुअल में तो इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं है, तो इस अनरियलाइज गेन को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप हो सकते हैं कि पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो ओसीआई, मैंने पहले ही बताया ये एडवांस लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अभी आपको ओसीआई के बारे में नहीं पता हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन अगर पता है तो, क्योंकि अभी हम ओसीआई को नहीं डिस्कस कर सकते, बट इतना ध्यान रखिए ओसीआई में क्या आते हैं, अनरियलाइज गेन आते हैं। तो सर हमने इस 20,000 को ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया। अब जिस दिन इस इन्वेस्टमेंट को आप एक्चुअल में डिस्पोज कर देंगे, मान के चलिए इस 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट, ये जो फेयर वैल्यू 1 से 1,20 हो गई ना, तो आपने मान के चलिए 1,30 में बेच दिया, तो आप बता सकते हैं टोटल गेन कितना हुआ। टोटल गेन 30 हुआ है, ध्यान रखना, 1,00,000 की चीज को 1,30 में बेचा है। ऑलरेडी 20,000 कहां पे पड़ा, ओसीआई में पड़ा है, ऑलरेडी 20,000 ओसीआई में पड़ा है। उस ओसीआई से उठाकर 20,000 को आप रिटेन अर्निंग में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखिए 20,000 को ओसीआई से कहां ट्रांसफर करेंगे, रिटेन अर्निंग में। और जो 10,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, सर 10 कैसे हुआ बेटा, 1,30,000 में बेचा ना, कॉस्ट कितनी थी 1,00,000, तो 30 का जो प्रॉफिट हुआ है उसके दो भाग किए, एक ओसीआई में जो पड़ा था, उस ओसीआई से इसको कहां ट्रांसफर करना है, रिटेन अर्निंग में। बाकी जो 10,000 है उसको आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फिर से बोल रहा हूं, ओसीआई 20 में पड़ा था, वहां से डेबिट करके रिटेन अर्निंग में क्रेडिट, और करंट ईयर के प्रॉफिट में 10,000 को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब बाय द IFRS 9 व्हेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो दो बातें, यहां पर खरीदने से रिलेटेड कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, उधर एक्सपेंस किया जाता है। ये IFRS 9 के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। तो अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है डेट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। चलिए तो इसको भी डिस्कस करते हैं। इक्विटी और डेट मतलब हम किसी कंपनी की ऑनरशिप नहीं, हमने उसको लोन प्रोवाइड किया। पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, अब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल एसेट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिस्कस किया था। सो देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले डेट इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स दैट फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट मेजर्ड एट द अमोर्टाइज कॉस्ट। अब जैसे हमने अभी जस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दो मेथड पढ़ी, एक पढ़ी सर कि जो गेन होगा वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेकंड पढ़ा जो गेन होगा हमारा ओसीआई में। नाउ यहां पर तीन मेथड, एक होगी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, समझते हैं तीनों मेथड को। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट दैट मीट द फॉलोइंग टू कंडीशन, कुछ दो कंडीशंस अगर आप मेट आउट करते हैं
तो डेट इंस्ट्रूमेंट को हम किस वैल्यू पर क्लासिफाई करेंगे सर? इस मेथड का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। कौन सी मेथड? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग पार्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए न्यूमेरिकल आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए दो कंडीशन, दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। एक बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडल की, कि बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रेदर देन टू सेल इंस्ट्रूमेंट प्रायर टू मैच्योरिटी। मतलब कि अगर आपने किसी डेट इन्वेस्टमेंट में, डेट में किसी कंपनी के बॉन्ड में लेट से इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका ऑब्जेक्ट उससे रेगुलर मिलने वाले इंटरेस्ट को कलेक्ट करना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस। आप सोचिए, आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्राइम पर्पस क्या है? आप उसको टिल डेट तक मैच्योरिटी पर होल्ड करना चाहते हैं। आपका ये पर्पस नहीं है कि आज 1 लाख की चीज 1,20,000 हो गई तो बेच दी। आपने तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है कि सर हमें रेगुलरली 5 ईयर तक क्या मिलते रहे, जो भी इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो फेस वैल्यू पे हमें मिलते रहे, और मैच्योरिटी डेट पर हम उस बॉन्ड को क्या करा लेंगे, रिडीम करा लेंगे, रिडम्पशन करा लेंगे। अगर आपका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है तो आप आपके डेट इंस्ट्रूमेंट को अंडर दी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड पे क्या करते हैं, कैरी करते हैं। सिंपल बात। तो दो ही बात ध्यान रखना, बिजनेस मॉडल अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और आपका इंटेंशन इसको बिफोर मैच्योरिटी पर बेचना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे कैरी करेंगे। तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसी प्रकार का एक और बिजनेस मॉडल FVTOCI, मतलब सर डेट की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा हम उसको OCI में ट्रांसफर कर देंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन यहां पे बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ऑब्जर्व करिए आप। बिजनेस मॉडल बोल रहा है द फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड विद बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्ट इज अचीव बाय बोथ, बस कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब यहां पर आप फाइनेंशियल एसेट्स को बेचना भी आपका ऑब्जेक्ट है, वहां पर आपका ऑब्जेक्ट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में आपका ऑब्जेक्ट उस फाइनेंशियल एसेट को टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करना था। यहां आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल आउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपका बिजनेस मॉडल है तो हम इसको किस में क्लासिफाई कर देंगे, FVTOCI में क्लासिफाई कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है, अच्छा फिर इनिशियल मेजरमेंट आएगा। हाँ, इनिशियल मेजरमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन प्लस किसमें, दो मेथड ध्यान रखिए, यह साफ मेंशन किया हुआ है, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। अंडर द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और FVTOCI में वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन गिवन प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं। इस तरीके से आप इनिशियल मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेयर वैल्यू ऑप्शन। तो IFRS 9 आपको एक इलेक्टिव ऑप्शन भी देता है, भले ही आपके बिजनेस मॉडल में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना हो या सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो स्टिल आप दोनों कंडीशन को फुलफिल होने के बावजूद फेयर वैल्यू ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Even if the instrument meet the two requirements to be measured, it amortize or FVTOCI, IFRS contain option to designate an initial recognition financial assets measured FVTPL। तो आप इसको फेयर वैल्यू पर भी मेजर कर सकते हैं। तो सर OCI भी पॉसिबल है, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी पॉसिबल है, और एक इलेक्टिव ऑप्शन भी आपको किस में दिया गया है, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिया गया है। If doing so eliminate significantly reduce the measurement recognition inconsistent। तो आप इसको ध्यान रखिए कि आप क्या कर सकते हैं, फेयर वैल्यू ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था
डेट इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो डेट में हमने 3 बातें पढ़ी, अमोर्टाइजेशन, ओसीआई और फेयर वैल्यू ऑप्शन। इक्विटी में हमने एफवीटीपीएल पढ़ा और ओसीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताए गए। अब हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे जिससे कि आपको फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में अच्छे से पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पहले पार्ट में मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का ट्रीटमेंट बताया था, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको किसके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एसेट के। फिर उसके बाद हम एक एम्बेडेड डेरिवेटिव्स और हेज अकाउंटिंग को सीखेंगे और फिर हमारा IFRS 9 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और कुछ अदर कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस करना है, मतलब 2-2.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, अगले IFRS 9 को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। कितने की इंपॉर्टेंस है, 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से देखिए, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।